नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की खबरों की बात करें इससे पहले मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट फैसला आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। यह फैसला जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने आज सुनाया। मैंने आपको कई बार बताया कि मेरे नाम से डीप फेक वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं। कहीं मुझे डायबिटीज की दवाई बेचते दिखाया गया, तो कहीं गोल्ड और सिल्वर की कीमतों पर राय देते दिखाया गया। एक जगह तो मुझे और अमिताभ बच्चन को घुटनों के दर्द की दवाई डिस्कस करते दिखाया गया। कोर्ट ऑर्डर के बावजूद ये वीडियोस हटवाने में कई कई दिन लगते थे। तब तक लाखों लोग इन्हें देख चुके होते थे और कुछ लोग उन व्यूज के आधार पर पैसा बना रहे थे। एआई से बनाए गए ये फेक वीडियोस मेरे बारे में गलत इंप्रेशन क्रिएट कर रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने गूगल को मेरे नाम से सर्कुलेट किए जा रहे डीप फेक वीडियोस चलाने वाले यूट्यूब चैनल्स को हटाने का आदेश दिया। गूगल ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स को चलाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि डीप फेक वीडियो वाले दोनों चैनल 36 घंटे के अंदर हटाए जाएं और इसके साथ ही कोर्ट ने गूगल को यह भी कहा कि वो इन चैनल्स के बीएसआई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और मोनेटाइजेशन डेटा 1 हफ्ते के भीतर मुझे प्रोवाइड कराए। हाई कोर्ट में फाइल की गई अपनी पिटीशन में मैंने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की थी। कोर्ट से मैंने कहा था कि कुछ लोग एआई तकनीक का गलत इस्तेमाल करके मेरे चेहरे, आवाज और वीडियो क्लिप्स को बदलकर फर्जी वीडियोस बना रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैंने 4 यूट्यूब चैनल्स के खिलाफ शिकायत की थी जिन्होंने हमारे शो के असली फुटेज को चुराकर उसमें फेरबदल किया और ऐसे दिखाया कि मानो मैं खुद झूठे बयानों को समर्थन कर रहा हूं। एक चैनल पर तो यहां तक दावा किया गया कि मैंने सोने चांदी की बढ़ती कीमतों पर अपनी राय दी है और इसी बहाने लोगों को नकली इन्वेस्टमेंट लिंक पर क्लिक करने का प्रलोभन दिया जा रहा था। इनमें से 2 चैनल्स को तो 30 अक्टूबर को ही ब्लॉक कर दिया गया था। बाकी 2 चैनल्स की जांच चल रही है। अब हाई कोर्ट ने गूगल को आदेश दिया है कि बाकी बचे दोनों चैनल्स को भी तुरंत बंद किया जाए और इसके साथ ही कोर्ट ने गूगल के अधिकारियों को मुझसे संपर्क करने को कहा, जिससे मैं उन्हें डायरेक्टली इन्फॉर्म कर सकूं कि यूट्यूब पर मेरे और कौन कौन से डीप फेक वीडियोस अभी भी मौजूद हैं। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने मेरी इस प्रॉब्लम पर भी ध्यान दिया कि बार बार कोर्ट आने में मुझे दिक्कत होती है, इसलिए अगर भविष्य में मेरी तरफ से गूगल को डीप फेक और डॉक्टर वीडियोस के बारे में इन्फॉर्म किया जाए तो गूगल को ऐसे वीडियोस 48 घंटे के भीतर हटाने होंगे। यानी कोर्ट ने मुझे डायरेक्ट गूगल से कंप्लेंट करने की सुविधा दी है। कोर्ट ने गूगल से यह भी कहा कि वो खुद भी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करे जो डीप फेक और डॉक्टर वीडियोस को अपने आप आइडेंटिफाई करें और उन्हें ब्लॉक कर सकें, क्योंकि अगर किसी बड़ी पर्सनैलिटी के नाम से कोई फेक न्यूज फैलाई जाती है तो इससे नुकसान पूरे समाज का होता है। आज का यह फैसला मुझे और मेरे जैसे उन सब लोगों को राहत देगा जो डीप फेक वीडियो से खासे परेशान हैं। मैं हाईकोर्ट का शुक्रगुजार हूं। मैं अपने लॉयर साई कृष्णा राजगोपाल को थैंक यू कहना चाहता हूं और उन सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने समय समय पर ऐसे वीडियोस भेजकर मुझे अलर्ट किया और जानकारी दी। अब चलते हैं बिहार के चुनाव मैदान में। बिहार में जिन 122 सीटों पर सेकंड फेज में वोटिंग होनी है, अब वहां कैंपेन तेज हो गया है। फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद एनडीए के नेता ज्यादा उत्साह में दिखाई दे रहे हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, जबकि महागठबंधन का मोरल थोड़ा डाउन दिखा। आज एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, हिमंता बिस्वा शर्मा से लेकर रवि किशन तक तमाम नेताओं की रैलियां और रोड शो हुई। मोदी ने कैमूर और औरंगाबाद में पब्लिक मीटिंग्स की। दोनों रैलियों में बिल्कुल नए अंदाज में एनडीए और महागठबंधन में फर्क समझाया, जंगल राज और सुशासन का अंतर बताया। मोदी ने यूट्यूब पर चल रहे आरजेडी के गानों की लाइन सुनाई और कहा इन गानों से ही बिहार के लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि महागठबंधन के नेताओं के इरादे क्या हैं। आरजेडी के नेताओं के किस तरह के गाने वायरल हो रहे हैं, चुनाव प्रचार के जो गाने हैं कैसे गाने वायरल हो रहे हैं। आरजेडी वालों का
एक गाना है, आपने भी सुना होगा, आपने भी शायद मोबाइल पे देखा होगा। आरजेडी वालों का एक गाना है, आएगी भैया की सरकार। क्या बोलते हैं? आएगी भैया की सरकार, बनेंगे रंगदार। आप सोचिए, ये आरजेडी वाले इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी सरकार आए और कब अपहरणीय, रंगदारी, ये पुराना गोरख धंधा फिर से शुरू हो जाए। आरजेडी वालों का एक और गाना है। अब आप देखिए क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या सोच रहे हैं। और मैं तो देशवासियों को कहूंगा, देखिए ये बिहार में जमानत पर जो लोग हैं वो कैसे लोग हैं। उनका क्या गाना है? भैया के आबेदे सत्ता, भैया के आबेदे सत्ता, कट्टा सटा के उठा लेब घरवा से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जंगलराज वाले सरकार में वापसी के लिए क्यों इतने बेचैन है। आरजेडी का एक और गाना चल रहा है, बताऊं कैसा गाना चल रहा है? उनका एक और गाना चल रहा है, मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। यही इनका तौर तरीका है, यही इनका प्लान है। योगी आदित्यनाथ की आज 4 पब्लिक मीटिंग्स हुई। योगी ने आरजेडी के जमाने के कानून व्यवस्था, लालू के जंगल राज और घपलों घोटालों का मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि एनडीए की सरकार ने बिहार की 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए पहुंचाए। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है, बिना कमीशन के पेंशन मिल रही है। लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। गलती से भी लालटेन वाले आ गए तो सब बंद हो जाएगा। चारा खाने वाले बिहार के गरीबों का राशन भी चट कर जाएंगे। ये वही लोग हैं जो आज बोल रहे हैं ना, बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। क्यों? सत्ता में आने के लिए उतावले हैं। इसलिए जिससे पहले चरण 2005 के पहले इन्होंने चारा हजम किया और अब आए हैं आपके राशन को हजम करने के लिए। ये नहीं होने देना है। एनडीए ही जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरों को खानदानी माफिया का संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। हमारे लिए तो एक ही काम होना चाहिए, जो राम का है वही हमारे काम का है। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। आज अमित शाह ने भी आरजेडी और कांग्रेस पर करारे हमले किए। सीवान में कल वोटिंग हो चुकी है, लेकिन सेकंड फेज के लिए हो रहे कैंपेन में भी शहाबुद्दीन का जिक्र बार बार हो रहा है। आज अमित शाह ने भागलपुर रैली की और इसके बाद पूर्णिया में रोड शो किया। भागलपुर की रैली में अमित शाह ने ओसामा शहाब का नाम लेकर कहा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि अब उन्हें फिर शहाबुद्दीन का भूत परेशान करे। अभी अभी मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। लालू जी बीमार साथ में बेटा बैठा है और शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे रहे और
लालू जी का बेटा नारा लगा रहा है, साहबुद्दीन अमर रहे। भागलपुर वालों, दंगों को भूले हैं क्या? जरा जोर से बोलो, दंगों को भूले हैं क्या? फिर से साहबुद्दीन का समय वापिस लाना है क्या? साहबुद्दीन का बेटा ओसामा मैदान में है, और ओसामा अगर चुनाव जीतता है, साहबुद्दीन के कल्चर वाले चुनाव जीतते हैं, तो भागलपुर में फिर से दंगे हो गए। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो पीरपेती और भागलपुर का विकास होगा, विकास होगा भाई। अब मैं आपको महागठबंधन का कैंपेन दिखाता हूं। महागठबंधन के इलेक्शन कैंपेन का सारा दारोमदार तेजस्वी यादव के कंधों पर है और वो एक दिन में 10-10, 15-15 रैलियां कर रहे हैं। तेजस्वी का फोकस 2 इश्यूज पर है। पहला, युवाओं को सरकारी नौकरी, और दूसरा, बिहारी वर्सेस बाहरी। तेजस्वी जहां भी जा रहे हैं, इन दोनों इश्यूज को उठाते हैं। आज तेजस्वी सीमांचल के मुस्लिम डोमिनेटेड अररिया में पहुंचे। सीमांचल में ओवैसी भी पूरे दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम वोटों के बंटने की संभावना है, इसलिए तेजस्वी सीमांचल के लोगों से कह रहे हैं कि बिहार में लोगों को बाहरियों से सावधान रहना है। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल बिहार सरकार का रिमोट बाहरी नेताओं के हाथ में है। चुनाव के वक्त कुछ बाहरी लोग यहां आकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं फंसना। अभी देख रहे हो, गला बैठ गया है। एक दिन में 18 रैलियां हम कर रहे हैं। हमारा एक हेलीकॉप्टर, जिसको हमने ट्रैक्टर बना दिया, कोई रैली करता तो 4 करता है, 3 करता है, 2 करता है। हम तो 18 कर रहे हैं। हमारा एक हेलीकॉप्टर के पीछे नरेंद्र मोदी जी ने 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे छोड़े, लेकिन वो 30 हेलीकॉप्टर में ज्यादातर लोग बाहरी आ रहे हैं। बाहर के लोग आ रहे हैं, दूसरे राज्य के लोग आ रहे हैं। कितनों बाहर का आएगा, बिहारी से पीछे ना रहेगा। एक बिहारी सब पर भारी। ये बात तो सब जानते हैं कि बिहार के चुनाव नतीजे तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य पर असर डालने वाले हैं। उनके अस्तित्व का सवाल है, इसलिए तेजस्वी ने इस चुनाव में जी जान लगा दी है। लेकिन उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। एक तो महागठबंधन के कैंपेन की जिम्मेदारी अकेले तेजस्वी के कंधों पर है। खुद ही बता रहे हैं कि एक-एक दिन में उन्हें 18-18 रैलियां करनी पड़ रही हैं। आरजेडी और कांग्रेस के कैंपेन में कोई तालमेल नहीं है। राहुल गांधी 4 दिन कैंपेन में आए जरूर, लेकिन बिहार के बजाय इधर उधर की बातें करके चले गए। इससे महागठबंधन के उम्मीदवारों में निराशा है। दूसरी तरफ एनडीए की रणनीति एक-एक सीट के लिए तय है। कैंपेन में कोऑर्डिनेशन है। नीतीश कुमार अब तक 70 से ज्यादा पब्लिक मीटिंग्स कर चुके हैं। मोदी की 18 रैलियां हो चुकी हैं। योगी आदित्यनाथ 26 पब्लिक मीटिंग कर चुके हैं और अमित शाह 40 से ज्यादा सभाएं कर चुके हैं। जेपी नड्डा से लेकर शिवराज सिंह चौहान, देवेंद्र फडणवीस, धर्मेंद्र प्रधान और हिमंता बिस्वा शर्मा तक सारे बड़े बड़े नेता बिहार में कैंपेन कर रहे हैं। एनडीए के कैंपेन में नेताओं की रैलियों की कारपेट बॉम्बिंग का असर दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश है, इसीलिए आज तेजस्वी को कहना पड़ा कि उनके एक हेलीकॉप्टर के पीछे मोदी ने 30-30 हेलीकॉप्टर लगा दिए हैं। अब बात करते हैं दिल्ली, मुंबई और लखनऊ समेत देश भर के कई एयरपोर्ट्स पर हुई मुसाफिरों को परेशानी की। आज जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दिक्कत शुरू हुई दिल्ली से और धीरे धीरे कई शहरों में एयर ट्रैफिक जाम हो गया। 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कई घंटे लेट हो गई। दर्जनों फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। असल में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले ऑटोमेटिक मैसेजिंग स्विचिंग सिस्टम में खराबी आ गई। इसके कारण फ्लाइट्स को टेक ऑफ करने और लैंड कराने में परेशानी हुई। फ्लाइट्स को मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ा, जिससे फ्लाइट्स डिले होने लगी। दर्जनों उड़ानें लेट होने लगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हजारों यात्रियों की भीड़ लग गई।
शाम होते होते एयरपोर्ट पर आई परेशानी का असर मुंबई और लखनऊ एयरपोर्ट पर भी दिखने लगा। वो लोग सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दिए जो एयरक्राफ्ट में बैठ चुके थे, लेकिन टेक ऑफ के लिए लंबी लाइन होने की वजह से उनके प्लेन को घंटों इंतजार करना पड़ा। हेलो गाइस, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत है। मैं 6C5022 फ्लाइट पे हूँ। दिस इज़ द फ्लाइट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू नागपुर एंड इट हैज़ गॉट डिलेड फॉर मोर देन 2.5 आवर्स। 2.5 घंटे से ज़्यादा हो गए एंड स्टिल द फ्लाइट हैज़न्ट टेकन ऑफ। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था नागपुर में और वहाँ से मुझे बल्लारशाह भी जाना था, वहाँ पर भी मुझे इंपॉर्टेंट काम था, बट इट इज़ टू लेट एंड एवरीबडी इज़ क्राइंग ओवर हियर, एवरीबडी इज़ डिमांडिंग फॉर कंपनसेशन, बट देयर इज़ नो यू। There is no one to answer to our query. Even I have written an email for this Minister of Aviation, but I have not got any kind of reply from that. हम लोग अभी 10 बजे से मीटिंग था यहाँ पर नागपुर पे, और हम लोग जब भी पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा तो और 30-40 मिनट बोल रहे हैं। और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है इंडिगो की तरफ से। देखते हैं क्या होता है। प्रॉब्लम हो रहा है बहुत ज़्यादा हम लोगों को भी, और बाकी लोग भी बहुत परेशान हो रहे हैं। बाकी लोगों का भी मीटिंग है, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं यहाँ पर से। ऑटोमेटिक स्विचिंग सिस्टम खराब होने के बाद दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की, कहा कि पैसेंजर्स एयरलाइंस से कांटेक्ट करें और अपनी फ्लाइट्स में हो रही देरी की जानकारी लें, उसके बाद ही एयरपोर्ट पहुंचे। हालांकि पैसेंजर्स ने बताया कि उनको एयरलाइंस की तरफ से कोई एडवाइजरी नहीं मिली, कोई जानकारी नहीं मिली। सवाल है, आखिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में इतनी बड़ी खराबी आई कैसे? कुछ लोगों का कहना है इस तरह एयर ट्रैफिक कंट्रोल के स्विचिंग सिस्टम में खराबी नॉर्मल बात नहीं है, इसके पीछे साइबर अटैक हो सकता है। हो सकता है ये हैकर्स की हरकत हो सकता है हैकर्स ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम को या तो हैक किया या फिर इसमें मैलवेयर डाल दिया। हालांकि ये सब अंदाजे हैं, हकीकत में क्या हुआ, सिस्टम में खराबी कैसी आई, ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा। एविएशन एक्सपर्ट का कहना है कि ऑटोमेटिक स्विचिंग मैसेजिंग सिस्टम एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए उसी तरह से काम करता है जैसे सड़कों पर रेड लाइट और ग्रीन लाइट का ऑटोमेटिक सिस्टम। इस ऑटोमेटिक सिस्टम में सभी एयरलाइंस के फ्लाइट प्लान, मौसम की जानकारी और नो टाइम यानी प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र की जानकारी फीड की जाती है। ऑटोमेटिक सिस्टम इसी के हिसाब से तमाम विमानों को टेक ऑफ और लैंडिंग का ग्रीन सिग्नल देता है। यह सिस्टम खराब हो जाए तो एयरपोर्ट के फंक्शन जैम हो जाते हैं, इसीलिए इसकी जांच गहराई से होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने इस सिस्टम में सेंध लगाई है तो यह बहुत चिंता की बात है। Basically what the system does is that it integrates all different parts. असल में ये सिस्टम एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल के सिस्टम को आपस में जोड़ता है, जिससे वो एक दूसरे से तालमेल के साथ काम कर सके। इसमें फ्लाइट प्लान, मौसम की जानकारी और प्रतिबंधित हवाई क्षेत्रों की जानकारी होती है। ये सब ऑटोमेटिक मैसेजिंग सिस्टम के तहत काम करते हैं। इससे एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आसान होता है और ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये सिस्टम फेल होने का मतलब है कि जो फ्लाइट प्लान हर विमान अपने टेक ऑफ से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल को देता है, उसको कंप्यूटर से ऑटोमेटिकली सिस्टम में डालने की बजाय मैनुअली डालना पड़ता है। इसका पूरे एयर ट्रैफिक संचालन पर असर होता है। मैनुअली सिस्टम में जानकारी फीड करने में टाइम लगता है, इस वजह से फ्लाइट डिले होती है और इनका असर सिर्फ एक एयरपोर्ट तक सीमित नहीं रहता। अब एक्सपर्ट इस दिक्कत को दूर करने में जुटे हुए हैं और जल्दी ऑटोमेटिक मैसेजिंग सिस्टम की ये तकनीकी खराबी दूर होगी, लेकिन तब तक फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग में देर होती रहेगी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एयरपोर्ट पर अभी भी हजारों लोग परेशान घूम रहे हैं। लोगों को फ्लाइट्स के बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन हालत यह है कि इनमें एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लगे लोग कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो काम ऑटोमेशन पर था अब वो मैनुअल हो रहा है। इसमें वक्त लगता है, इसलिए कंजेशन बढ़ा है। और ये भी तय, अगर ये कोई साइबर अटैक होता, किसी हैकर का काम होता, तो ये प्रॉब्लम इतनी देर तक न बनी रहती। ये टेक्निकल फेलियर लगता है। हालांकि सारी बातें तो जांच के बाद ही पता चलेगी। अब बात महाराष्ट्र की। आज महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजित पवार एक बड़ी मुसीबत में फंस गए। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर जमीन घोटाले का इल्जाम लगा। आरोप यह है कि सरकारी अफसरों की मिलीभगत से
पुणे में 1800 करोड़ रुपए की 40 एकड़ सरकारी जमीन अवैध तरीके से सिर्फ 300 करोड़ रुपए में पार्थ पवार की कंपनी को दे दी गई। इतना ही नहीं, इस जमीन की खरीद पर कम से कम 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी बनती है, लेकिन यह जमीन आईटी पार्क बनाने के नाम पर पार्थ पवार की कंपनी को दे दी गई, इसलिए 21 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी माफ कर दी गई। सिर्फ 30,500 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस पर 40 एकड़ जमीन पार्थ पवार की कंपनी के नाम कर दी गई। इस तरह की लैंड डील्स पर जो लोकल बॉडी टैक्स और सेस लगता है, उसके 6 करोड़ रुपए भी सरकार को नहीं दिए गए। पार्थ पवार की कंपनी का नाम है अमेडिया एंटरप्राइजेस LLP। यह कंपनी 2021 में बनी। इस कंपनी में 2 पार्टनर हैं। पहले पार्टनर अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार और दूसरे पार्टनर पार्थ पवार के मामा के बेटे दिग्विजय अमर सिंह पाटिल। हैरानी की बात है कि कंपनी की कुल ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रीब्यूटिव पूंजी सिर्फ 1 लाख रुपए है, लेकिन पार्थ पवार और उनके कजन ने कंपनी के नाम से 300 करोड़ की वो जमीन खरीद ली जिसका मार्केट रेट 1800 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। पार्थ पवार की कंपनी को जो 40 एकड़ जमीन मिली है, वो पुणे के कोरेगांव जैसे पॉश इलाके में है। इस इलाके में जमीन का रेट 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से ज्यादा है। जमीन का यह सौदा अप्रैल में हुआ था, लेकिन मामला अब सामने आया। चूंकि मामला अजीत पवार के बेटे से जुड़ा है, इसलिए विपक्ष ने तुरंत सरकार को घेरा। आरोप लगाया कि पार्थ और उनके कजन तो सिर्फ मोहरा हैं, इस घोटाले के असली किरदार अजीत पवार हैं, डील में उन्हीं का पैसा लगा है, इसलिए एक्शन अजीत पवार के खिलाफ होना चाहिए। पार्टनरशिप डील 1 लाख रुपए का है और 300 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कहां से हुआ? कहां से लाया इन्होंने पैसा? कहां पे नौकरी करने के लिए गए थे? कहां पे फार्मिंग करने के लिए गए थे? इतना सारा पैसा इकट्ठा कहां से किया है? इसके बारे में ईडी की इंक्वायरी होना जरूरी है। हमें पता है उन्होंने पैसे कहां से लाए हैं। ये पैसे उप मुख्यमंत्री उनके पिताश्री अजीत दादा पवार के बलबूते पर उन्होंने हासिल किए हुए हैं। कैसे हासिल हुए, इसकी जानकारी गृह खाते ने, फडणवीस ने इसकी जानकारी लेना जरूरी समझते हैं। पब्लिक जानना चाहती है कि ये कहां काम करने के लिए गए थे। 300 करोड़ रुपए की कंपनी डालना चाहते हैं। ये 420 का मामला है। 420 के तहत इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना जरूरी है। अगर आम आदमी ऐसे गुनाह करता था तो उसके ऊपर आप 420 के तहत ही गुनाह दाखिल करते थे ना, तो इनके ऊपर सिर्फ स्टैंप ड्यूटी का गुनाह, और वो भी एक ही पार्टनर पे। तो पार्थ और ऐसे कहां से ऊपर से टपके हैं कि अजीत दादा के लड़के हैं, इसलिए इनको छुपाया जा रहा है। हालांकि जैसी खबर आई तो फडणवीस सरकार ने तुरंत एक्शन लिया। इलाके के तहसीलदार सूर्यकांत येवले, डिप्टी रजिस्ट्रार रविंद्र तारू को सस्पेंड कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के रेवेन्यू सेक्रेटरी को इस मामले की जांच के आदेश दिए। पार्थ पवार की कंपनी की इस लैंड डील की जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी भी बना दी। इसके अलावा पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। ईओडब्ल्यू की एक टीम ने सस्पेंड किए गए डिप्टी रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के दफ्तर पर छापा मारा, उनके लैपटॉप और दूसरे डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए। पुणे पुलिस ने इस मामले में पार्थ पवार के कजन दिग्विजय अमर सिंह पाटिल, डिप्टी रजिस्ट्रार रविंद्र तारू और पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए जमीन बेचने वाली महिला शीतल तेजवानी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आज इवनिंग को बावधन पुलिस स्टेशन में श्री संतोष हिंगाने, ये सह जिला निबंधक है, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार क्लास 1 मुद्रांक जिलाधिकारी, इन्होंने एक कंप्लेंट दी है इनके इंक्वायरी के तहत। उस कंप्लेंट में ऊना में मुंडवा में 40 एकड़ का जो दस्त नोंदनी बावधन पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन सब रजिस्ट्रार ऑफिस में हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट को जितना मुद्रांक शुल्क देना चाहिए था उतना भरा गया नहीं। इसके तहत एफआईआर आज रजिस्टर हुई है। इसमें 3 एक्यूज्ड के ऊपर एफआईआर रजिस्टर हुई है। उसमें जो है एक्यूज्ड वो है शीतल किशन चंद तेजवानी, दिग्विजय अमर सिंह पाटिल और रविंद्र बालकृष्ण तारू, जो कि सब रजिस्ट्रार है। ये जो सेक्शंस है ये बीएनएस के सेक्शंस है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 316(5), 318(4), 420 चीटिंग एंड कॉमन इंटेंशन 30।
जिस जमीन को लेकर घोटाले का आरोप लगाया उसकी डिटेल सुन लीजिए। ओरिजिनली यह जमीन महाराष्ट्र के दलित समुदाय महार वतनदारों को आजादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत ने दी थी, लेकिन बाद में बॉटनिकल गार्डन बनाने के नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने जमीन को टेक ओवर कर लिया। जब बॉटनिकल गार्डन डेवलप नहीं हुआ तो महार वतनदारों ने सरकार से अपनी जमीन वापस मांगी। इसी दौरान शीतल तेजवानी नाम की महिला ने मावड़ों से कांटेक्ट किया और सरकार से जमीन वापस दिलाने में मदद का भरोसा देकर जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवा ली और फिर शीतल तेजवानी ने यह जमीन पार्थ पवार और उनके कजन दिग्विजय पाटिल की कंपनी अमीडिया एंटरप्राइजेज को बेच दी। अमीडिया एंटरप्राइजेज ने महाराष्ट्र के उद्योग मंत्रालय में स्टैंप ड्यूटी में छूट देने की अर्जी लगाई। यह कहा वो इस जमीन पर आईटी पार्क बनाएगी। सिर्फ 48 घंटे में इंडस्ट्री विभाग ने पार्थ पवार की कंपनी को स्टैंप ड्यूटी में छूट दे दी। इसके बाद पार्थ पवार की कंपनी ने डिप्टी रजिस्ट्रार रवीन तारे की मदद से लोकल बॉडी टैक्स और सेस के 6 करोड़ भी माफ करवा लिए और जैसे ही जमीन पार्थ पवार की कंपनी को बेचे जाने की खबर आई तो जमीन के ओरिजिनल मालिक 272 महार वतनदार सड़क पर उतर आए। इन लोगों ने कहा अगर उन्हें जमीन वापस नहीं मिली तो फिर वो बड़ा आंदोलन करेंगे। ये हमारा प्रॉपर्टी कार्ड है, इसके अंदर हमारे नाम पूरे दाखिल है और अभी जो भी जगह है ये अभी सरकार के ताबे में है। हालांकि ये जानबूझकर उन लोगों ने रखा है ताबा, ये पूरा महार वतन का लैंड है और अभी कुछ राजकीय नेता जो बोल रहे हैं कि माननीय खड़से जी साहब ये बोल रहे हैं कि ये जगह कुछ 2 लोगों की थी, लेकिन ये सब पूरा गलत है। आप मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने भी शीतल तेजवानी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी? क्योंकि उसी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर बाकायदे पूरी लैंड डील। जी दिया था, हमने पावर ऑफ अटॉर्नी दिया था। वो इसी चीज के लिए दिया था कि हमारा जगह अभी जो जिस ताबा अलग है तो हमें वो क्लियर करके दे दीजिए। अच्छा, तो कितने रुपए दिए थे शीतल तेजवानी ने आपको? अभी वो टाइम पे कुछ किसी को 1000 रुपया, किसी को 500 रुपया दिया है। यहाँ पर अभी रेट बहुत ज्यादा चल रहा है, कम से कम 80-90 लाख रुपया गुंठा चल रहा है। अच्छा, तो आपकी जमीन बिक गई, आपको कब पता चला? मुझे तो अभी 3 दिन पहला पता चला है। अच्छा, 3 दिन पहला पता चला है। आप क्या करेंगे? आपकी जमीन बिक गई है? नहीं, अभी हमारा आंदोलन चालू है। हम संविधान के निर्माण से हम माननीय कलेक्टर साहब, महसूल मंत्री, मुख्यमंत्री साहब, इनको सबको हम लोग अर्जा देंगे। हमारी जमीन कैसा हमको मिलेंगे हम देखेंगे। अभी चूंकि मामला पार्थ पवार का है, अजित पवार के बेटे का है, इसलिए इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेताओं ने कहा कि 1800 करोड़ की जमीन पार्थ पवार को 300 करोड़ में कैसे मिली? पार्थ पवार के पास 300 करोड़ कहां से आए? जिस कंपनी के पास न कोई काम है न पैसा है वो आईटी पार्क कैसे लगाएगी? विजय वटेटीदार ने कहा अजित पवार और उनके बेटे के खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। यह बहुत बड़ा घोटाला है, 1800 करोड़ का घोटाला है। 300 करोड़ में जमीन खरीदी गई। ये महार वतन की जमीन है। ये ऐसे इस तरह से व्यवहार नहीं होता है। पावर ऑफ अटॉर्नी के भरोसे जो खरीदी व्यवहार हुआ है उसमें 21 करोड़ रुपए का स्टाम्प का एग्जम्पशन दिया गया है। ये भी गलत है। ऐसे नहीं हो सकता है। जो आईटी पार्क का एक रिजोल्यूशन पास करके टाइटल क्लियर नहीं होने के बाद भी इस तरह के निर्णय लेना, तो इसमें जो जो दोषी है, चाहे वो पवार हो या कोई हो और कोई ऑफिसर हो, सबके ऊपर 420 का गुना दाखिल होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये जमीन का व्यवहार गवर्नमेंट ने तुरंत रद्द कर देना चाहिए और इसी के साथ में भी जो मूल मालिक है इस जमीन के, उनको ये जमीन आवरण होना चाहिए। बेटे पर लगे आरोपों से अजित पवार बैकफुट पर हैं। आज अजित पवार ने पार्टी के नेताओं के साथ एक मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने कहा इस जमीन के सौदे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उनका इस जीत से कोई लेना देना नहीं है। वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। अगर उनके बेटे ने कोई गलती की है, उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया है, तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाए। उनको कोई दिक्कत नहीं है। अजित पवार ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने यह पूरा सौदा रद्द कर दिया है। त्याच्यामध्ये चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाल्यावर
आपल्या राज्याचे मुख्यमंत्री जब ये मुद्दा उठा तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में थे। मैंने उनसे बात की, उनसे कहा कि मामला भले ही मेरे परिवार से जुड़ा हो, लेकिन आप राज्य के मुखिया हैं, इसलिए नियमों के मुताबिक जो भी कार्रवाई हो वो जरूर कीजिए। आप चाहें तो इस मामले की कोई भी जांच करा सकते हैं, किसी भी स्तर की जांच समिति गठित कर सकते हैं। इस पर मेरी ओर से पूरा सहयोग रहेगा। मैंने उनसे कहा कि ऐसे मामलों में आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। जांच में ये बात सामने आई है कि इस मामले में 1 रुपए का भी लेन देन नहीं हुआ। विपक्ष ने इस मुद्दे पर हमें निशाना बनाने की कोशिश की, ये उनका अधिकार है, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन शाम को मुझे जानकारी मिली कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज रद्द कर दिए गए हैं और सभी लेन देन रद्द कर दिए गए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने लैंड रिकॉर्ड्स एंड रेवेन्यू के इंस्पेक्टर जनरल से पूरे मामले की डिटेल्स देने को कहा और लैंड डील की जांच के आदेश दे दिए। फडणवीस ने कहा, अगर इस सौदे में कोई भी गड़बड़ी हुई है तो आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। हालांकि फडणवीस ने यह भी कहा, उन्हें नहीं लगता कि इस केस में अजित पवार की कोई भूमिका होगी। असं आहे की या प्रकरणाच्या संदर्भात इस मामले में सभी जानकारी मैंने मंगाई है। राजस्व विभाग हो या आईजी रेवेन्यू या लैंड रिकॉर्ड्स, मैंने सभी से जानकारी मांगी है, जांच के आदेश दिए हैं। मेरे पास पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन प्राइमरी जांच के आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि मामला गंभीर है। लेकिन इस मामले में जानकारी लेकर ही बात करना ठीक होगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें अजित पवार की कोई भूमिका या सपोर्ट होगा। सरकार का इस मामले में स्टैंड बिल्कुल साफ है। अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ जांच की जाएगी और जो भी गलत या गड़बड़ी करेगा उस पर कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान पार्थ पवार के कजन दिग्विजय पाटिल और उनकी कंपनी अमेडिया पर एक और जमीन घोटाले का आरोप सामने आया। यह मामला भी पुणे का है। आरोप है कि दिग्विजय पाटिल और पार्थ पवार की कंपनी अमेडिया एंटरप्राइजेज ने पुणे के बापोडी इलाके में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की 5 हेक्टेयर जमीन हड़पने की कोशिश की। इस मामले में पुणे के खड़क पुलिस स्टेशन में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इस मामले में भी तहसीलदार सूर्यकांत येवले, शीतल तेजवानी और पार्थ पवार के कजन दिग्विजय पाटिल आरोपी बनाए गए हैं। पुणे के बापोडी इलाके में कृषि विभाग की जमीन प्राइम लोकेशन पर है। आरोप है कि तहसीलदार सूर्यकांत येवले ने सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी करके जमीन दिग्विजय पाटिल की कंपनी के नाम करने की कोशिश की और अब सबके खिलाफ धोखाधड़ी और दस्तावेजों में हेराफेरी के केस दर्ज कर लिए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने अच्छा किया, जैसे ही मामला सामने आया जांच के आदेश दिए, जमीन का सौदा रद्द कर दिया। लेकिन मोटे तौर पर यह साफ लग रहा है कि 1800 करोड़ की जमीन पार्थ पवार की कंपनी को 300 करोड़ में दे दी गई। स्टैंप ड्यूटी माफ की गई। सारी फाइलें गुपचुप तरीके से सिर्फ 48 घंटे में क्लियर हो गई। ये बिना पॉलिटिकल प्रेशर के नहीं हो सकता। अजित पवार कुछ भी दावा करे, लेकिन ये सब जानते हैं पार्थ पवार उनके बेटे हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बेटा अगर अफसरों से किसी काम के लिए कहेगा तो छोटे अफसर प्रेशर में आ ही जाते हैं। हो सकता है अजित पवार को उसकी जानकारी ना हो, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल तो हुआ है। इसलिए सिर्फ अफसरों पर एक्शन से काम नहीं चलेगा। इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए और जो जो लोग इस में शामिल हैं इस घोटाले में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात स्मरण उत्सव की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना को आज 150 साल पूरे हो गए। आज से देश भर में स्मरण उत्सव की शुरुआत हुई। स्मरण उत्सव पूरे साल चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इन कार्यक्रमों की शुरुआत की। 50 रुपए का सिक्का और डाक टिकट जारी किया। लोग वंदे मातरम का इतिहास, उसकी अहमियत को समझ सकें, इसलिए एक एग्जीबिशन भी लगाई गई। अब तक राष्ट्रगीत वंदे मातरम को शुरुआती तौर पर 2 स्टैंजा में ही गाया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने यह ट्रेंड खत्म किया। अब सरकारी कार्यक्रमों में पूरा राष्ट्रगीत गाया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने आज वंदे मातरम का पूरा इतिहास बताया, यह समझाया कि राष्ट्रगीत के कुछ अंश किसने हटाए, क्यों हटाए। असल में वंदे मातरम भारत माता का स्तुति गान है, इसलिए कुछ मुस्लिम नेताओं ने इस पर ऐतराज जताया था, इसे इस्लाम के खिलाफ बताया था और इसके बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर एक कमेटी बनाई।
लोगों से इस गीत पर आपत्तियां मंगवाई गई और इसके बाद 1937 में कांग्रेस के फैसपुर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें वंदे मातरम के सिर्फ शुरुआती 2 स्टैंजा ही गाने का फैसला हुआ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा इतिहास बता दिया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कम्युनल एजेंडे के तहत आजादी के इस गीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस गीत से अंग्रेजों को भी डर लगता था, कांग्रेस उसे खंड खंड कर दिया। कांग्रेस की यही विभाजनकारी मानसिकता आज भी देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे मातरम का जो इतिहास बताया वो बिल्कुल सही है, सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। वंदे मातरम के जिस अंश को हटाया गया उस हिस्से में भारत भूमि की आराधना सर्वशक्तिमान देवी के रूप में की गई थी। इसमें कहा गया था कि मां भारती, तुम 10 अस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा हो, तुम ही कमर पर विराजने वाली मां लक्ष्मी हो, तुम ही विद्या की देवी सरस्वती हो, तुम्हें प्रणाम है। तुम धन देने वाली हो, तुम पवित्र हो, तुम जल देने वाली हो, तुम बल देने वाली हो, तुम फल देने वाली हो, मां तुम्हें प्रणाम। मां भारती की इस आराधना पर मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति जताई। पंडित नेहरू ने राष्ट्रगीत के इस हिस्से को हटा दिया। इसीलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहने का मौका मिला कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत को खंड खंड कर दिया। अब मैं आपको बताता हूं फिल्म स्टार फरहान अख्तर की नई फिल्म 120 बहादुर को लेकर चल रहे विवाद के बारे में। असल में एक्टर डायरेक्टर फरहान अख्तर इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं। उनकी आने वाली फिल्म 120 बहादुर 1962 की भारत चीन की सबसे चर्चित बैटल पर बनी है, जहां पराक्रमी मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में 120 बहादुर फौजियों ने अपनी जान पर खेलकर चीन के 3000 सैनिकों को शिकस्त दी थी। फरहान अख्तर से मैंने पूछा, जिस भारत चीन युद्ध में हमारी हार हुई उस पर फिल्म क्यों बनाई? 62 वॉर में जो हमारी सबसे बड़ी जीत थी वो थी ये बैटल ऑफ रेजांगला। तो ये बहुत ज़रूरी बात थी कि मतलब इस स्थिति में भी जब उस वक्त भारत सब कुछ हार रहा था, उसने ज़मीन भी हारी, काफ़ी चीज़ें हारी, एक ऐसी जगह थी जो उन्होंने जहाँ उन्हें हार नहीं मानी, जो एक पोस्ट था जो उन्होंने नहीं खोया। तो उसमें हमें ये अंदाज़ा होता है कि मतलब लाइफ में चीज़ें सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, हमारी ज़िंदगी के बारे में भी है कि चीज़ें होंगी आपके लाइफ में जो कभी कभी एक जंग जैसी हो जिसमें आप बहुत कुछ हारें, लेकिन अगर आप शैतान सिंह जी जैसे और उन 120 जवानों जैसे मतलब आप में अंदर अगर एक हौसला है तो आप किसी की भी चीज़ के सामने आप उसे मिलकर उसे मुकाबला देकर आप लड़ सकते हैं। तो दैट्स एन इंस्पिरेशनल थिंग्स। इस फिल्म को लेकर अही समाज ने शिकायत की थी कि सारा फोकस मेजर शैतान सिंह भाटी पर है और 120 बहादुर फौजियों की शौर्य गाथा को इग्नोर किया गया है। आपकी अदालत में फरहान अख्तर ने इसका भी जवाब दिया। सर, मेरा जवाब उन्हें हमेशा यही रहा है कि अगर मैं सिर्फ मेजर शैतान सिंह भाटी जी पर फिल्म बनाना चाहता था तो मैं टाइटल रख लेता शैतान सिंह। वो सबसे आसान काम होता, कुछ कंट्रोवर्सी होती नहीं, सब कहते कि अच्छा शैतान सिंह जी पर फिल्म बन रही है।
लेकिन ये फिल्म है पूरी कंपनी के बारे में, इसलिए हमने नाम ही रखा है 120 बहादुर, क्योंकि बाकी जो लोग थे उनका भी जो योगदान था इस जंग को, उस बैटल को जीतने में, बिल्कुल उनके बराबर का योगदान था। और अभी हाल ही में एक ट्रेलर अभी रिलीज, हमने कल ही एक रिलीज की थी ट्रेलर, जिसमें एक कैरेक्टर कहता है कि अहीर हैं हम, प्यार से मांगोगे तो जान भी दे देंगे, लेकिन देश पर बात आई तो एक तो क्या 100 की जान ले भी लेंगे, ऐसा था। तो सबसे तो एक लड़का जो था, जो मुझे काफ़ी ट्रोल कर रहा था काफ़ी टाइम से, कह रहा था कि आपने तो हीरो के बारे में कुछ नहीं कहा, आप हीरो का नाम क्यों नहीं ले रहे, सब ये कह रहे हैं। कल उन्हीं का एक मैसेज आया मुझे एक ट्रेलर के बाद, उन्होंने कहा फरहान साहब अगर आप ये डायलॉग पहले टीजर में डाल देते तो फालतू के प्रोटेस्ट नहीं करने पड़ते। 120 बहादुर मेजर शैतान सिंह भाटी और भारत के 120 शहीदों की शौर्य गाथा है। इसी वीरता को कवि प्रदीप ने अपने गाने ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी में बयां किया था, और लता मंगेशकर ने इसे गाया था। उनके शब्द जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, आज भी आंखों में आंसू ला देते हैं। आपकी अदालत में फरहान अख्तर ने वीरता और बलिदान की इस कहानी के बारे में डिटेल में बताया। ये पूरा शो आप देख सकेंगे आपकी अदालत कल रात 10 बजे। प्लीज वेलकम फरहान अख्तर। जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको बांटे, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आग तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है, क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, सिंगर फरहान अख्तर आपकी अदालत में शनिवार रात 10 बजे। बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता यात्रा आज से शुरू हो गई। दिल्ली के कात्यायनी मंदिर के शुरू हुई यात्रा वृंदावन तक जाएगी। आचार्य दिनेश शास्त्री ने कहा कि वो चाहते हैं कि सारे सनातनी एकजुट हों, भारत हिंदू राष्ट्र बने। वो ये संदेश घर घर पहुंचाना चाहते हैं। आचार्य दिनेश शास्त्री ने कहा उन्होंने दिल्ली से वृंदावन तक यात्रा निकालने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो चाहते हैं कि अयोध्या के राम मंदिर की तरह मथुरा में भी भगवान कृष्ण का भव्य मंदिर बने और यमुना मैया का पानी जल्दी से जल्दी स्वच्छ हो, साफ हो। बाबा बागेश्वर को इस यात्रा के लिए आशीर्वाद देने देश भर से साधु संत पहुंचे। नोट करने वाली बात है कि आचार्य दिनेश शास्त्री की इस यात्रा में 300 मुसलमान भाई भी हिस्सा ले रहे हैं। दिनेश शास्त्री ने कहा कि उनकी यात्रा धार्मिक है, इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, किसी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो तो राष्ट्रभक्ति का संदेश देने के लिए आए हैं। यह यात्रा विचारिक क्रांति की यात्रा है। यह यात्रा कास्टवाद को शून्य करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। अब लोग हमसे आज पूछ रहे थे कि बाबा पदयात्रा से क्या होगा। सुनो, एक तो हिंदुओं का डर खत्म होगा, दूसरा हिंदू एक होगा, तीसरा पूरी दुनिया को हिंदुओं की ताकत का पता लगेगा। जब फ्रांस के लोग अपनी सड़कों पर उतरकर फ्रांस को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, इंग्लैंड के लोग अपनी देश को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते, तो हम भारतीय क्यों नहीं अपने भारत को, सनातन को बचाने के लिए सड़कों पर उतर सकते। किसी ने हमसे कहा बाबा यात्रा से दंगा होगा। हम कहा दंगा वाले ठटरी के बड़े दूसरे हैं, इसमें गंगा बहेगी। ये दंगा के लिए नहीं, गंगा के लिए पदयात्रा है। ये तनातनी के लिए नहीं, सनातनियों के लिए पदयात्रा है। हम किसी के विरोध में नहीं हैं। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं,
पर यदि वो गजवाए हिंद कहेंगे तो हम भगवाए हिंद बना के रहेंगे। यदि वो सर तन से जुदा करने की बात करेंगे तो जो अभी पाकिस्तान में 9 जगह फटाके फूटे वो उनके, हमारे पास फटाके तो है नहीं है पर देश की सेना तो फोड़ ही सकती है। 1947 में एक विशेष मजहब मुसलमानों के द्वारा मांग हुई कि हम भारत में नहीं रह सकते, अच्छी बात है। उनके लिए अलग टुकड़ा बना दिया, नाम हुआ पाकिस्तान। ठीक हुआ, अच्छी बात है, बट ही गया। लेकिन अब जो शेष बचा भारत, उस भारत में जहां 80% हिंदू रहते हैं वो तो हिंदू राष्ट्र हो जाए। बागेश्वर धाम वाले बाबा की उम्र कम है, लेकिन कम आयु में ही अपनी वाक्पटुता, अपनी प्रवचन शैली के कारण वो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गए। उनके करोड़ों भक्त हैं, अनुयायी हैं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं, कास्ट के बजाय राष्ट्र की बात करते हैं, सनातन का नारा लगाते हैं और ये बात लोगों को काफी पसंद आती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस बार आपकी अदालत में मेरे मेहमान हैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, सिंगर फरहान अख्तर। आपकी अदालत में फरहान अख्तर ने कई राज खोले। सिर्फ 17 साल की आयु में जब वो यश चोपड़ा की फिल्म लम्हे में कैमरा असिस्टेंट का काम कर रहे थे तो श्रीदेवी के साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में उन्होंने डिटेल में बताया। जब वो अमिताभ बच्चन के साथ लक्ष्य में काम कर रहे थे तो कैसे उन्होंने अमिताभ बच्चन को यह बताने की कोशिश की कि एक्टिंग कैसे करनी चाहिए। उन्होंने आमिर खान को दिल चाहता है में काम करने के लिए कैसे मनाया। ये सारे सीक्रेट आप सुन पाएंगे फरहान अख्तर से आपकी अदालत में कल रात 10 बजे। 17 साल की उम्र में आप असिस्टेंट कैमरामैन बन गए। इतनी बड़ी फिल्म यश चोपड़ा की, श्रीदेवी जैसी आर्टिस्ट वहां पर थी, आपने श्रीदेवी को गिरा दिया। ऐसा एक हादसा तो हुआ था, मैं ऐसे करते करते गया पॉलिश और वो आई और उनका पैर फिसला पॉलिश। श्रीदेवी उड़ के जा रही है हवा में नहीं, और वो सीधा मेरे सामने धड़ाम करके यहाँ पर, और सन्नाटा एकदम सेट पर, इतना सन्नाटा हुआ कि मतलब आप अपनी सांस, दिल की धड़कन सब सुन सकते थे। मुझे लगा मेरा करियर खत्म हो चुका है। लेकिन श्रीदेवी जी तो जैसे वो हंसने लगी कि हाँ हाँ मुझे, बाकी सब जो नर्वस थे कि अब क्या स्ट्रे डॉग्स को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया। 3 जजेस की बेंच ने सभी राज्य सरकार को आदेश दिया कि 8 हफ्ते के भीतर देश के सभी हाईवेज और एक्सप्रेसवेज से स्ट्रे डॉग्स और आवारा मवेशियों को हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्टेडियम्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और बस स्टॉप जैसे पब्लिक प्लेसेस से भी स्ट्रे डॉग्स को हटाने का काम वॉर फुटिंग पर किया जाए। आवारा कुत्ते दोबारा इन जगहों पर ना पहुंच सकें, इसके लिए इन कंपाउंड की फेंसिंग की जाए। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया के बेंच ने आदेश दिया कि हटाए गए डॉग्स का स्टरलाइजेशन किया जाए, उन्हें डॉग शेल्टर में भेजा जाए। हटाए गए डॉग्स को किसी भी हालत में उस जगह वापस न छोड़ा जाए जहां से उन्हें उठाया गया। कोर्ट ने राज्यों के चीफ सेक्रेटरी से इस आदेश का सख्ती से पालन कराने और 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है। इस मामले में अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। मेनका गांधी ने कहा कि अगर कोर्ट के फैसले का पालन हो भी गया तो डॉग बाइट की घटनाएं और बढ़ेंगी। ये एक ऐसा जजमेंट है जो हो ही नहीं सकता। जस्टिस पार्टीवाला ने क्या बोला, उसने कहा कि आप सारे कुत्ते को उठाएं और जगह में रखें। ये वाला जजमेंट क्या बोलता है, आप 5000 कुत्ते सब जगह से उठाइए। अब 5000 कुत्ते अगर सब जगह से हटाएंगे, रखेंगे कहाँ? 50 शेल्टर के लिए आप निकालिए आधा एकड़ जमीन, वो तो है नहीं। 8 लाख कुत्ते अगर यहाँ हैं तो 5000 कुत्ते उठाने से क्या होगा? मैं पूछती हूँ, जाएंगे कहाँ ये जानवर? जब आप सड़क पर निकालोगे तो ये कुत्ते जिन्होंने कभी देखा नहीं कि खाना कहाँ से आ रहा है,
अब वो एक एक जो सड़क पर चलने वाला है उसके पीछे भागेंगे, वो डंडा निकालेगा, वो उसको काटेंगे। तो आपने बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए इस देश को बहुत ही अनसेफ कर दिया। अब तो देखिए कि आपके बाइट्स आई थिंक 100 गुना ज्यादा इस अगले हफ्ते में बढ़ जाए। स्ट्रे डॉग्स को पब्लिक प्लेसेस से हटाना जरूरी है, ये बात समझ में आती है, लेकिन मेनका गांधी की बात सही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रैक्टिकल नहीं है, इसे इंप्लीमेंट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। सरकारी अफसरों पर इस तरह की जिम्मेदारी डालना आसान है, लेकिन वो इसे कैसे लागू करेंगे इसके बारे में पर्याप्त विचार नहीं किया गया। आपको एक बार फिर याद दिला दूं, आपकी अदालत में इस बार मेरे मेहमान हैं मल्टी टैलेंटेड फरहान खान, फरहान अख्तर। फरहान अख्तर ने आपकी अदालत में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह के साथ अपने रिश्तों के बारे में बताया। फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह की लाइफ पर बनी फिल्म भाग मिल्खा भाग में बेहतरीन अभिनय किया था। फरहान ने बताया कि मिल्खा सिंह के साथ उनके रिश्ते बिल्कुल परिवार जैसे हो गए थे, लेकिन मिल्खा सिंह के आखिरी वक्त में वो उनसे मिल नहीं पाए क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ बंद था। और ये बताते बताते फरहान अख्तर की आंखों में आंसू आ गए। आखिरी बात हुई वो अस्पताल में थे चंडीगढ़ में। मैं जा तो नहीं सका क्योंकि सब कुछ बंद था, फ्लाइट नहीं ले सकते थे, कुछ कहीं जाना तो नामुमकिन था। लेकिन उनकी बेटी हैं सोनिया, जो बहुत ही मतलब बहन है मेरी, तो दोस्त भी नहीं कहूँगा, फैमिली है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया वहाँ से एक दिन। मैं जानता था कि वो हॉस्पिटल में है, मैं फ़ोन करता रहता था, पूछता था आंटी कैसी हैं, वो कैसे हैं। तो वो एक अप डाउन होता रहता था, आज थोड़ा बेटर है, ये ऐसा हो रहा था। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि यार डॉक्टर ने कहा है कि ही डजंट हैव मच टाइम नाउ। और उन्होंने फ़ोन, सॉरी एक सेकेंड, तो उन्होंने फ़ोन दिया उन्हें और कहा मैं फ़ोन उनके कान पे रखूँगी, आपको जो भी कहना है, गुड बाय कहना है, जो भी कहना है आप कह दीजिए। तो दैट वाज द लास्ट थिंग। आई टोल्ड हिम आई लव्ड हिम डियरली एंड वेरी सॉरी कि मैं वहाँ जा नहीं सका। वो वक्त ही ऐसा था, कोविड में कोई कहीं जा नहीं सकता था और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ जी। और ये सब हम समझ सकते हैं आपकी भावना। फिल्म करते करते आपका क्या एक उनसे एक इमोशनल रिश्ता बन गया। हाँ जी, होता है। आई मीन आई ऑनेस्टली सर मैं सच कहूँगा कि मैं आई एब्सोल्युटली आई लव माई फादर, आई रिस्पेक्ट माई फादर, ही इज़ माई फादर। लेकिन कभी कभी उसके अलावा भी लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जो एक फादर फिगर जैसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में। एंड डेफिनेटली आई मीन मिल्खा जी जो थे, ही वॉज लाइक अ फादर फिगर टू मी आफ्टर माई फादर। आपकी अदालत के शो में फरहान अख्तर ने बताया कि मिल्खा सिंह की लाइफ ने उन्हें कितना इंस्पायर किया। उन्होंने बताया जब फिल्म लक्ष्य में उन्होंने अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट किया तो उनसे क्या क्या सीखने को मिला। फरहान अख्तर ने शाहरुख खान और श्रीदेवी जैसे कलाकारों की जिंदा दिली के बारे में बहुत सारी बातें बताई। आपकी अदालत का ये शो आप देख सकेंगे कल रात 10 बजे। आपके पास जावेद अख्तर साहब हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे इफेक्टिव राइटर हैं जी। उनको नहीं आप राइटिंग के लिए लेते? लक्ष्य फिल्म उन्होंने ही लिखी थी। 25 साल हो गए एक फिल्म की है। वो तो ये कहते हैं कि मेरे लिखे हुए डायलॉग्स को फरहान रिजेक्ट कर देता है, ये कहता है ये पुराने जमाने के डायलॉग। ये गलती हुई है एक बार मुझसे। दिल चाहता है का पहला गाना, कभी ना बीते ये चमकीले दिन, तो उन्होंने लिखा था चमकीले दिन। डैड यार ये चमकीला मतलब इतनी अजीब वर्ड है। तो उन्होंने कहा देखो अभी तुम बच्चे हो। इस गाने की यूएसपी यही लफ्ज बने। एंड ही वाज राइट।